हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं फॉर द सब्जेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज MEG 04 इग्नू। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगी, वहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप में से कोई भी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है तो दे कैन गो फॉर दिस वीडियो। एक पीडीएफ है जिसमें 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्लॉक वाइज अरेंज किए हैं मैंने। सॉल्व पेपर है 2023 दिसंबर का, 2024 जून का। एक सैम्पल पेपर है 10 क्वेश्चंस का, 22 पेजेस का। सॉल्व पेपर है 2024 दिसंबर का और सबसे रीसेंट 2025 जून का भी। तो ये सभी क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड किया है, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप पीडीएफ ग्रैब कर सकते हैं। मोर और लेस यही पैटर्न रहता है एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नोट्स का होता है वो कंपलसरी होता है और इन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स फॉर ईच आंसर। पहला क्वेश्चन रहता है नोट्स का। तो आपको किसी 4 टॉपिक्स पर नोट्स लिखने होते हैं। जितने भी आपको गिवन टॉपिक्स होंगे अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 दिए होते हैं, उसमें से 4 पर लिखना होता है और कभी कभी 5x4 की जगह 10x2 के फॉर्मेट में भी आ जाता है ये क्वेश्चन आपको। तो अगर 10x2 है तो आपको वर्ड लिमिट्स थोड़ी सी बढ़ा देनी है, तब आपको अप्रोक्सीमेटली 2 पेज का एक 2 से 2.5 पेजेस का एक आंसर करना होगा। और अगर 5 मार्क्स का आता है तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 1 to 1.25 शीट का एक आंसर करना होगा। तो इम्पैक्ट ऑफ लैटिन लैंग्वेज ऑन इंग्लिश, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आपको आपको इंग्लिश के बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि इंग्लिश एक जर्मैनिक लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस इस पर रहे हैं। लैटिन का इन्फ्लुएंस और फ्रेंच का इन्फ्लुएंस उसमें से काफी मेन है। कुछ वर्ड्स आप अगर याद कर लेंगे जो कि अभी भी ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे देती हूँ। इल्यूजन, एंथुसियाज्म, इमेजिनरी, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्पायर होकर यूज किए जाते हैं। जब आप पीडीएफ के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको हर आंसर काफी डिटेल में विद एग्जांपल्स मिलेगा। एक और क्वेश्चन जो काफी रिपीट होता है, सेस्योर के कंसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस। तो लिंग्विस्टिक साइन होता क्या है? एक कोई भी लैंग्वेज, जो भी मैं अभी आपको वर्ड बोल रही हूँ आप उसको डिकोड कर रहे हैं। मैं आपको एक वर्ड अगर बोलूं क्रिश्चियनिटी तो कहीं ना कहीं आप डिकोड करेंगे। हिंदुइज्म बोलूं तो कहीं ना कहीं किसी सिंबल के थ्रू डिकोड करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं द वर्ड ट्री, TREE, तो आप डिकोड करेंगे, किसी ना किसी ट्री के बारे में सोचेंगे। वो इस तरीके का कोई बैनियन ट्री हो सकता है, कोई कॉनिकल शेप का ट्री हो सकता है, या किसी भी और तरीके का ट्री हो सकता है, जो भी आपके दिमाग में आए। अगर आप किसी कोस्टल एरिया में गए हैं तो हो सकता है आपको नारियल का पेड़ याद आ जाए, हो सकता है ना। या फिर क्रिसमस अभी अभी गया है, आपने डेकोरेशन की है तो आपको क्रिसमस ट्री याद आ जाएगा। तो साइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड सोचकर, सपोज आपने कैट सोचा, तो उसके बाद कैट की एक इमेजिनेशन होती है और ये वर्ड अपने आप में बिल्कुल आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई लॉजिक नहीं है कि कैट को हम कैट क्यों बोलते हैं, रोज को हम रोज क्यों बोलते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट है कि एक वर्ड के थ्रू किस कोड तक हमें पहुंचना है। तो TREE एक साइन हुआ, SIGN साइन, और सिग्निफाइड हुआ वो कंसेप्ट जिस तक हम पहुंचते हैं। दिस इज सेस्योर्स कंसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक साइन। इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस का। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो आप जानते हैं,
एक लैंग्वेज के रूल्स को आप जानते हैं ना कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन। और सही जगह पर पता होना कि कब कहाँ कैसे कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है। तो actual usage is called performance and to know the rules is called competence and the concept was given by Noam Chomsky। तो सब कुछ आपको याद रखना है एग्जाम्स में एंड आई एम सेइंग कि मैं आपको डिटेल्ड नोट्स हर चीज के प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है दैट इज पिजन एंड क्रियोल। पिजन का मतलब होता है एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लैंग्वेज बिटवीन दोज ग्रुप्स हु डू नॉट हैव एनी शेयर्ड लैंग्वेज। सपोज मैं आपके कुछ 7-8 फ्रेंड्स वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते, फिर भी हम एक मेक शिफ्ट, एक काम चलाऊ कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पाते हैं, दैट इज पिजन। और क्रियोल होगा उसी पिजन का एक डेवलप्ड वर्जन। नेक्स्ट जो आपको नोट्स देखने को आ सकते हैं दैट इज अबाउट नेगेशन। नेगेशन इन लैंग्वेज इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट और denial of a statement or idea by using the words like not, no, never। अगर आप कहते हैं I am going, उसको negate कैसे करेंगे? I am not going। There is a cake, there is no cake, that is negation। She eats breakfast, she never eats breakfast or she does not eat breakfast is negation। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार रिपीट होता है दैट इज स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन लिंग्विस्टिक नॉर्म एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ लैंग्वेज। जैसे हम आप हैं, कुछ वर्ड्स है ना, अभी पिजिन और क्रियोल की ही बात करें तो जब मैं आपसे बोलूंगी कि ओ दिस इज पिजिन, ओ दिस इज क्रियोल, दिस इज योर कॉम्पिटेंस, दिस इज योर परफॉर्मेंस, हम सब एक दूसरे के इन वर्ड्स को समझ रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में कोई और नहीं समझ पाएगा, राइट? तो कुछ स्पेशल नॉर्म्स हम अगर फॉलो करते हैं एक ग्रुप तो दैट इज कॉल्ड स्पीच कम्युनिटी। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्पीच कम्युनिटी बनाती हूँ, आप लोग आपस में कोई भी शेयर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं या एक्सप्रेशंस भी यूज करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड अ स्पीच कम्युनिटी। आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी टीचर को कोई निक नेम दिया हुआ है और उससे आप दोनों एसोसिएट करते हैं, दोनों वो वर्ड बोलते ही पहचान जाते हैं, तो दैट इज अ स्पीच कम्युनिटी ऑफ टू पीपल। स्पीच कम्युनिटी सिर्फ दो लोगों की भी हो सकती है, पूरे नेशन की भी हो सकती है। इंडिया से बाहर जाकर लंदन में दो इंडियंस मिलते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट इंडिया, इंडियन रिचुअल, इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल्स, दैट विल बी कॉल्ड अ स्पीच कम्युनिटी। तो स्पीच कम्युनिटी ऐसा ग्रुप जो कि कुछ लिंग्विस्टिक नॉर्म्स, कॉमन लिंग्विस्टिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बहुत बार रिपीट होता हुआ नोट देखा है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एज ऑफ लर्नर इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। जब भी हम कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एज का कितना रोल है। एज काफी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। पीपल से कि younger learners often demonstrate greater aptitude for phonological and grammatical structures, while older learners may struggle with native language interference। But कभी-कभी हो सकता है कि this is not a very concrete rule, हो सकता है कि ये follow ना हो और आपका motivation कुछ और हो। If your motivation in your older age is to make a career in your second language, if you are learning the second language for career or for getting the love of someone, अपनी love life के लिए, अपनी married life के लिए, अपनी career life के लिए अगर आप कोई language सीख रहे हैं तो motivation ही अलग हो सकता है उसका और maybe you can learn it faster। नेक्स्ट जो नोट मैंने बहुत बार देखा है दैट इज सेपर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। इस टर्म को लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी बोला जाता है। दीज वर द टू पीपल जिन्होंने ये कंसेप्ट प्रोवाइड किया कि लैंग्वेज इज समथिंग विच इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। हमारा व्यू पॉइंट, हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारा कॉग्निशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ लैंग्वेज डिसाइड करती है। डिटेल में बात जरूर करिएगा इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बता ही रही हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट जो चीज आपको कई बार आती है ड्यूअलिज्म या ड्यूअलिस्ट व्यू ऑफ
स्टाइल, इसको मोनिज्म से कंपेयर किया जाता है। ड्यूलिज्म एक तरीके का स्टाइल है एंड दोज पीपल आर कॉल्ड ड्यूलिस्ट, जो कि कहते हैं कि किसी भी वर्क का फॉर्म यानी कि उसका स्टाइल और कंटेंट अलग अलग किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी पोइट्री की थीम वही रखी जाए लेकिन उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, कंटेंट में कुछ खास चेंज नहीं होगा, तो किसी भी वर्क को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। मीनिंग उसकी लैंग्वेज में नहीं होता, उसकी थीम में, उसके आइडियाज में, उसके इमोशन में होता है। तो ड्यूलिस्ट व्यू जो है वो मोनिज्म के साथ कंपेयर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोनिज्म में बिलीव करने वाले लोग कहते हैं कि किसी वर्क को अगर आप थोड़ा सा छेड़ेंगे ना तो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी खराब हो जाएगी। मोनिज्म में बिलीव करने वाले लोग कहते हैं फॉर्म एंड कंटेंट आर इनसेपरेबल। तो डिटेल में बात करिएगा हर चीज की, कोई एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो जरूर दीजिएगा। इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, ह्यूमन और एनिमल लैंग्वेज का डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, इस तरीके से भी आ सकता है, सेम ही आंसर रहेगा। आइए देखते हैं क्या आंसर टेक्निक्स हो सकती हैं। तो फटाफट से कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज का एक फीचर है आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि वर्ड्स का अपने आप में कोई बेसिक मीनिंग नहीं होता, वर्ड्स में कोई लॉजिक नहीं होता कि कैट को क्यों कैट कहा जाता है, फ्लावर को क्यों फ्लावर कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। ह्यूमन बींग्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी पास्ट आइडिया की, किसी चीज की जो कि प्रेजेंट नहीं है उसकी बात कर सकते हैं। मैं सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते। ह्यूमंस अपना कल्चर अपने साथ कैरी करते हैं। कोई साउथ इंडियन पर्सन, कोई हरियाणा का पर्सन, राजस्थान का पर्सन कोई लैंग्वेज बोल रहा है तो हमें झट से समझ आ जाएगा ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। अलग 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 यूनिट्स को, अलग अलग अल्फाबेट को, साउंड को हम लोग कंबाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं और हमारे पास नए मैसेजेस क्रिएट करने की एक क्रिएटिव पावर होती है जो कि एनिमल्स के पास मिसिंग है। आइए इन सबके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आर्बिट्रेरीनेस, मैंने कैट का ही एग्जाम्पल दिया था। कैट वर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है ना एनिमल के साथ कि क्या उसकी शेप कुछ कैट CAT जैसी होती है देखने में। नो कनेक्शन इज देयर। पेन को पेन क्यों बोला जाता है, ग्लास को ग्लास क्यों बोला जाता है, नो कनेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, आप किसी पास्ट आइडिया की, किसी डिस्प्लेस्ड प्लेस की बात कर सकते हैं, किसी फ्यूचर आइडिया की बात कर सकते हैं। आई ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट ईयर, बट अ डॉग टू अनदर डॉग कैन नॉट से कि tomorrow I'll go to this place और yesterday I went to that place। कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं। इंग्लिश जैसे जनरेशन से चली आ रही है इंग्लिश कल्चर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है। टैब, बैट, ऐसे वर्ड्स देखिए, सिमिलर साउंड्स को लेकर हम लोग कितने ही और वर्ड्स बना सकते हैं। सिंटेक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, हमें फॉर्म पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब और व्हाटसोएवर जो भी स्ट्रक्चर होती है। क्रिएटिविटी, द स्काई इज पर्पल टुडे, आज के दिन हमें जो भी फील हो रहा है या हम थोड़े से पोइटिक हो रहे हैं, शायराना हो रहे हैं, तो किसी भी अंदाज में हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, क्विकली डिस्कस करेंगे कुछ प्रोसेसेस को। तो एक एक प्रोसेस समझते जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट प्रोसेस है डेरिवेशन। हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर सकते हैं किसी भी नए वर्ड को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी के सामने अन लगा दे तो अनहैप्पी, काइंड के बाद में नेस लगा दे तो काइंडनेस। इस तरीके से क्रिएटिविटी हो सकती है। कंपाउंडिंग में हम दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं एक नया ही थर्ड वर्ड बनाने के लिए। टूथ ब्रश, स्नो मैन, टेबल फैन, सीलिंग फैन, मोबाइल फोन, इस तरीके के वर्ड्स। दो वर्ड्स को कई बार हम कुछ पार्ट्स को मर्ज कर देते हैं, जैसे आजकल रोम कॉम काफी पॉपुलर हो रहा है ना, दैट इज अ मर्जिंग, दैट इज अ ब्लेंडिंग। ब्रेकफास्ट का ब्रंच कर देना, स्मोक प्लस फॉग का स्मोक कर देना, दैट इज ब्लेंडिंग। एक्रोनिम यानी कि शॉर्ट फॉर्म। आपकी यूनिवर्सिटी ही देखिए ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा। इस तरीके की हो सकती हैं शॉर्ट फॉर्म्स। क्लिपिंग में हम किसी वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं, राइट। क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, कंपाउंडिंग, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से वीडियो देखिए। टेलीफोन को पॉपुलरली हम सिर्फ फोन बोलते हैं, फोटोग्राफ को हम सिर्फ
फोटो बोलते हैं, एग्जामिनेशन को सिर्फ एग्जाम बोलते हैं। कई बार कई नए वर्ड्स टेक्नोलॉजी की वजह से या किसी राइटर के कॉइन किए हुए होते हैं। गूगल, पहले नहीं था ना ये वर्ड। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवेल 1984 में डबल थिंक नाम का वर्ड प्रोवाइड किया। या फिर कन्वर्जन, एक ही वर्ड होता है लेकिन उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे कि ड्राइव, आई गो फॉर अ ड्राइव, तब ये नाउन है। आई विल ड्राइव, तब ये वर्ब है। रन, आई टुक अ रन, तब ये नाउन है। आई विल रन, दैट इज अ वर्ब। और बैक फॉर्मेशन आप किसी चेंज्ड वर्ड के बेसिक फॉर्म तक जाते हैं, राइट। आपने एक वर्ड ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, डेरिवेशन के थ्रू आप अनहैप्पी से हैप्पी की तरफ जाएंगे तो वो बैक फॉर्मेशन है। काइंडनेस से काइंड की तरफ जाएंगे तो वो बैक फॉर्मेशन है। सेम वे एडिटर से एडिट की तरफ आना बैक फॉर्मेशन है। मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसअंडरस्टैंड की तरफ जाना एक बैक फॉर्मेशन है। एक और क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम्स में, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले देखेंगे हम कोड मिक्सिंग। विद इन अ सेंटेंस आप मिक्स कर रहे हैं वर्ड्स, वो कोड मिक्सिंग है। और दो अलग अलग कंटेक्स्ट में आप लैंग्वेज शिफ्ट कर रहे हैं, वो कोड स्विचिंग है। कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल देखिए, मुझे डिनर के लिए सब्जी चाहिए। डिनर वर्ड इंग्लिश हो गया, बाकी सब हिंदी। आई पिक इट अप बाद में, राइट। इस तरीके की लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं ना। और कोड स्विचिंग, पर्सन वन हिंदी में बात कर रहा है, तुमने होमवर्क किया। इंग्लिश में मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके दिखा रही हूँ, लेकिन पर्सन टू कंप्लीटली इंग्लिश में आंसर कर रहा है, नो आई फॉरगॉट टू डू इट। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से एक इंटरव्यू रूम में या कॉन्फ्रेंस रूम में इंग्लिश में बात करते हैं और इमीडिएटली 2 सेकेंड बाद उससे बाहर आकर हिंदी में बात करना शुरू कर दे, तो कंटेक्स्ट के हिसाब से आपने लैंग्वेज को शिफ्ट किया, दैट इज कोड स्विचिंग। और विद इन सेंटेंसेज आपने मिक्सिंग मर्जिंग शुरू कर दी, दैट इज कोड मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज प्लानिंग से रिलेटेड आपको आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लैंग्वेज प्लानिंग बेसिकली की जाती है पूरे नेशन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करने के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। तीन मेन टाइप्स हैं। वन इज स्टेटस प्लानिंग, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा या ऑफिशियल लैंग्वेज। कॉर्पस प्लानिंग में हम उसी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, उसकी वोकैबुलरी को, उसके सिंटेक्स को, उसके ग्रामर को। फिर होता है एक्विजिशन प्लानिंग, कि हम उस लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिससे कि उसके रीडर्स, स्पीकर्स, उसके यूजर्स इंक्रीज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रिलेशनशिप का। उसके लिए इन दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा और दोनों के साथ किस तरीके से इमोशंस अटैच्ड हैं। लिंग्विस्टिक और क्रिटिसिज्म दोनों ही लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, लेकिन डिफरेंट अप्रोच के साथ। लिंग्विस्टिक देखता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, वोकैबुलरी को, ग्रामर को। ऑन द कॉन्ट्ररी लिटरेरी क्रिटिसिज्म थीम, इमोशन और डीपर मीनिंग को एक्सप्लोर करता है। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक में भी हम इमोशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जब लिंग्विस्टिक और क्रिटिसिज्म दोनों को जोड़ेंगे या फिर जब हम वर्ड चॉइस को एनालाइज करें कि हार्श वर्ड्स हैं, सॉफ्ट वर्ड्स हैं, क्या यूज किया गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, रिक्वेस्ट मोड में है, स्टेटमेंट है, नेगेशन है, उसके थ्रू लिंग्विस्टिक्स में भी इमोशंस आएंगे। एक सेंटेंस का कंटेक्स्ट क्या है, राइट, किस कंटेक्स्ट में, किस पर्पस के थ्रू एक सेंटेंस बनाया गया है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में तो अपने आप ही इमोशन इंक्लूड होता है। इमोशनल इफेक्ट जब हम देखते हैं कि फेमिनिज्म कितना नजर आ रहा है इस वर्क में, मार्क्सिज्म कितना नजर आ रहा है इस वर्क में, या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म कितना नजर आ रहा है, साइको एनालिसिस के लेवल पर ये वर्क कैसा है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो अपने आप में ही इमोशन है, लेकिन लिंग्विस्टिक भी इमोशन इंक्लूड कर सकता है अगर यूज किए गए वर्ड्स किसी ना किसी इमोशन को इवोक कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज थियरीज, किस तरीके से लैंग्वेज बनी होगी। फिर से याद दिला दूं, यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम टू गेट नोट्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
मार्क्स मुलर का नाम शायद आप सबने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर जर्मन स्कॉलर थे। उन्होंने कुछ स्पेक्युलेटिव थियरीज प्रोवाइड की ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पर, जिसमें से पहली है बाओ वाओ, जो कहती है कि एनिमल्स की जो आवाजें होती हैं उनके बेस पर शायद वर्ड्स क्रिएट होना शुरू हुए होंगे। पोपो थियरी कहती है कि हमारी जो इमोशनल एक्सक्लेमेशन होती हैं जब हम पेन में होते हैं, ओ आ, इस तरीके के वर्ड्स, पुपू थियरी, इस तरीके से वर्ड्स धीरे धीरे बने होंगे। डिंग डोंग जो कि वाइब्रेशंस होती हैं नेचर में, उनके थ्रू शायद कुछ वर्ड्स बने होंगे, ट्रीज का आपस में टकराना, बिजली का कड़कना। यही वो थियरी कहती है कि जब इकट्ठे होकर कुछ लेबर्स काम करते होंगे तो कुछ साउंड वो प्रोड्यूस करते होंगे, जैसे कि हैया हो। तो दैट इज यही हो थियरी। एंड टाटा थियरी सर रिचर्ड पिचेट की दी हुई थियरी है, जो कहती है कि हमारी टंग, जैसे हमारा मैनुअल जेस्चर होता है हमारे किसी हाथ का, पैर का, जब हम बाय बाय करते हैं किसी को, तो जैसे हम हाथ हिलाते हैं वैसे हमारी टंग भी मूव हुई होगी, एंड वी क्रिएटेड द वर्ड टाटा। इस तरीके से शायद वर्ड्स क्रिएट हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बायलिंगुअलिज्म की बात करता है, कौन कौन से क्या होता है बायलिंगुअलिज्म, और बायलिंगुअलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल पर, सोसाइटी पर, या फिर लैंग्वेज पर क्या होते हैं। तो बायलिंगुअलिज्म का मतलब समझते हैं सबसे पहले। टू स्पीक टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली इज कॉल्ड बायलिंगुअलिज्म। एक इंडिविजुअल के लिए क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी बेटर थिंकिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड इंप्रूव हो जाएगा, साथ ही साथ करियर ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा मिलने लगेंगी किसी भी इंडिविजुअल को इफ द पर्सन इज बायलिंगुअलिस्ट। इसके साथ ही साथ सोसाइटी और लैंग्वेज खुद के लिए भी काफी चेंजेस आते हैं। सोसाइटी काफी एनहांस हो जाएगी, सोसाइटी में डाइवर्सिटी आएगी, सोसाइटी का कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ काफी इम्प्रूव हो जाएगा। और अगला चेंज आएगा लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के लिए क्या चेंज आता है, लैंग्वेज में कई बार होता है कि एक लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाती है, दूसरी लैंग्वेज वीक हो जाती है। ऐसा हो सकता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन दोनों का स्टेटस अलग अलग हो सकता है, या फिर लैंग्वेज एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करके पैरेलली प्रिवेल कर सकती हैं, पैरेलली एग्जिस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश किस तरीके से डिफरेंट है। तो कोई भी लैंग्वेज स्पेलिंग, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इन तीन चीजों को लेकर एक दूसरे से डिफर करती है। स्पेलिंग में देखिए, अमेरिकन लैंग्वेज सिंपल स्पेलिंग यूज करती है, कलर COLOR वर्सेस COLOUR। वोकैबुलरी की अगर बात की जाए तो बहुत से वर्ड्स डिफरेंट है, जैसे कि ट्रक एंड लॉरी। प्रोनाउंसिएशन की अगर बात की जाए तो अमेरिकन एक्सेंट्स काफी फ्लैट रहते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट्स में वेरिएशन होती है। एक SCHEDULE, इस वर्ड को ही देख लीजिए, अमेरिकन में इट इज कॉल्ड स्केड्यूल एंड ब्रिटिश में इट इज कॉल्ड शेड्यूल। जब आप नोट्स के लिए ऑप्ट करेंगे तो मैं और डिटेल में आपको ये डिफरेंसेस बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस। क्या होते हैं क्लॉज, और क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जैसे कि द कैट सेट। ये तो मैं आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ। अब इनके साथ देखते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लॉज कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट क्लॉज देखेंगे कि फाइनाइट क्लॉज क्या होता है। फाइनाइट क्लॉज होता है एक ऐसा वर्ब जिसमें कि टेंस शो किया जाता है, नंबर या पर्सन्स, जैसे शी रन्स एवरी डे। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन यहाँ देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है कि डज नॉट शो टेंस, नंबर और पर्सन, और तीन तरीके के होते हैं ये, जेरेंट, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। जेरेंट में ING यूज करके आपका सब्जेक्ट बनाया जाता है, रीडिंग इज फन। तो रीडिंग आपका वर्ब होते हुए भी नाउन हो गया। इन्फिनेटिव में टू यूज करके उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे इधर इफ वी वुड हैव रिटन टू रीड इज फन, तो टू रीड हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है टू रीड, शी वॉन्ट्स टू रीड, राइट।
तो टू ऐड करके हमने किसी वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल। जब हमने वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज किया, द रनिंग वाटर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द ब्रोकन चेयर, ब्रेक वैसे तो वर्ब है ना, लेकिन हमने चेयर के साथ ब्रोकन यूज कर दिया, द ब्रोकन चेयर नीड्स रिपेयर। तो द ब्रोकन ये एडजेक्टिव की तरह हुआ। बहुत डिटेल में आप करेंगे इनको, और अलग से मेरे कुछ वीडियोस भी हैं, अगर आप में से किसी को सेपरेट वीडियोस चाहिए डिटेल में पढ़ने के लिए, दे कैन आस्क फॉर। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनरेटिविस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, किसने लीड किया था। सबसे पहले वो देखते हैं, जेनरेटिविस्ट वाज लेड बाय नोम चॉम्स्की एंड स्ट्रक्चरलिज्म बाय फर्डिनेंड डी सेस्योर। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। इसके बाद इनके कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। जेनरेटिविस्ट एक लैंग्वेज की इननेट एबिलिटी की कैपेसिटी की बात करते हैं, और स्ट्रक्चरलिज्म में बिलीव करने वाले लोग यूनिवर्सल ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर जेनरेटिविस्ट की बात की जाए तो दे विल सी लैंग्वेज की लैंग्वेज एक पूरा साइंस सिस्टम है, और स्ट्रक्चरलिज्म हमें क्या कहेगा, स्ट्रक्चरलिज्म विल टेल अस कि लैंग्वेज में किस तरीके से सब एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चरलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियननेस ऑफ इंडियन इंग्लिश। किस तरीके से हमारे इंडिया में आकर इंग्लिश थोड़ी सी बदल जाती है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल देकर आप इस आंसर को बताते रहेंगे। पहले डिफाइन कर दीजिए कि इंडिया की ऐसी इंग्लिश जो कि इंडियन लैंग्वेज और कल्चर से इंस्पायर हो जाती है। वोकैबुलरी की अगर बात की जाए तो बहुत से वर्ड्स हैं जो इंडिया में यूज किए जाते हैं। दे विल से ओनली कजिन एंड वी विल से कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। या फिर मील के लिए हम लोग, आप अपना टिफिन लाए हो, टिफिन वर्ड यूज करेंगे। कोड स्विचिंग हो सकती है, हम मंदिर वर्ड कॉमनली यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग टेम्पल, सिंदूर, मंगलसूत्र, ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कंटेक्स्ट। कई बार हम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं, डियर, रिस्पेक्टेड सर, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। तो काइंडली और रिक्वेस्ट दोनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं होती है। अ नेटिव पर्सन विल नेवर नेवर एवर यूज दिस काइंड ऑफ इंग्लिश, राइट। सो sir, dear madam, I kindly request you, I sincerely request you, बहुत फॉर्मल होकर कई बार हम कुछ चीजें करते हैं, at your earliest convenience। तो बहुत फॉर्मल होने की जरूरत नहीं होती at times, but we are taught that way, so that becomes Indian English। एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ प्रीवियस वीडियो में, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एंड वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि यू कैन स्टिल गो फॉर द नोट्स। नोट से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएगी। तो पहले समझते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन है क्या, ये जानेंगे तभी तो आगे का प्रोसेस लिख पाएंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन जैसा कि नाम कह रहा है, एक यूनिफॉर्म लेवल तक पहुंचना किसी भी लैंग्वेज की। तो जब हम लैंग्वेज के एक यूनिफॉर्म, एक सिंपल, एक सिंगल लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वो स्पोकन और रिटन दोनों मोड्स में इस्तेमाल होता है, और पीपल फील दैट दे आर वन। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्यों क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होती है, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। द फर्स्ट थिंग, डिसिप्लिन बनता है कोई एक लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज को हम साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर पाते हैं, फोनेटिक रूल्स को, ग्रामेटिकल रूल्स को, और टेक्स्ट बुक्स में हेल्प मिलती है हमें एक स्टैंडर्ड सिंगल फॉर्म तक पहुंचने की, और इसके बाद सबको एक यूनिटी और एक आइडेंटिटी की फीलिंग आती है। तो ये चारों पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, और इसी तरीके से ट्राई टू चेंज द कलर ऑल्सो। कलर चेंज करेंगे, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से नजर आएगा, समझ आएगा, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अब जानेंगे प्रोसेस को। प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आएगा कि हमें सिलेक्ट करना होगा कि हमें लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज तो करना है, लेकिन कौन से एक्सेंट को, कौन सी वैरायटी को। तो सिलेक्शन, अ पावरफुल ग्रुप्स लैंग्वेज वैरायटी इज चोजन।
जो मे बी सेंट्रल एरिया में, कैपिटल एरिया में, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली जिसकी डोमिनेंस है, ऐसी लैंग्वेज वैरायटी को हम चूज़ करते हैं। उसके बाद उसको ग्रामर रूल, स्पेलिंग और उसकी यूसेजेस प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ही के साथ गोज आता है ना, तो ऑफिशियल फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि किस तरीके से रूल्स ऑफ ग्रामर होंगे, उन फंक्शंस को इलेबोरेट किया जाता है इस तरीके से जिससे कि लॉ, साइंस और सभी फील्ड्स में बेसिकली उस लैंग्वेज को यूनिफॉर्मली यूज किया जा सके। सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस स्टैंडर्डाइज वैरायटी को रिकॉग्निशन दिलवाना बहुत ज़रूरी है, एक प्रेस्टीज दिलवाना बहुत ज़रूरी है। उसी लैंग्वेज में लिटरेचर पब्लिश किया जाएगा, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स पब्लिश की जाएगी, जिससे कि लोग धीरे 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 उस पर्टिकुलर पॉपुलर वैरायटी को एक्सेप्ट करें। अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि प्रोसेस तो हो गया, इसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस। अब प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, फिर नेगेटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो गवर्नेंस, एजुकेशन, नॉलेज सब में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सब एक कॉमन एफिशिएंट लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए शेयर कर सकते हैं। नेगेटिव, इट रीइंफोर्सेस एलीट डोमिनेंस। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है ना, दैट इज वेरी मच एक्सेसिबल ओनली टू अ पर्टिकुलर वेरी हाई क्लास, limiting access for the masses who lack proficiency in the standard language used in power structures. तो जो वो स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल लैंग्वेज है, दैट इज एक्सेसिबल टू only few people who are educated from some elite institutions, बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज या बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल्स, वहां पर उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन मे बी सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल्स में, सो कॉल्ड नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में उस तरीके की लैंग्वेज एंटर ही नहीं कर पाती है। तो एक एलीट डोमिनेंस हो जाती है उस लैंग्वेज की, जिसको हम कहते हैं कि अरे ये स्टैंडर्ड है, और इफ somebody is गोइंग फॉर सम अदर एक्सेंट तो वो एक्सेंट ठीक नहीं है। तो ये सही और गलत के बीच की एक वॉर हो जाती है, विच इज नॉट राइट एट दी फर्स्ट प्लेस, और इसी से पावर स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, 6 पीडीएफ आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन टेलीग्राम लिंक पर टू ग्रैब दीज पीडीएफ्स। Once again, a great good luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel. एग्जाम के बाद मुझे जरूर बताइएगा कैसा गया आप सबका एग्जाम।